फरहान भाई, मुझे बिल्कुल भी आपके सवालों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। और आप मुझसे 1000 सवाल पूछिए, क्योंकि जहाँ सच्चाई होगी वहाँ घबराहट नहीं नहीं होगी। तो कौन घबराता है हमारे सवाल से? कोई नहीं घबराता। सवालों से मैंने देखा लोगों के जो है कई कई बार पानी पीना पड़ता है, पसीने लोगों को साफ करने पड़ते हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच को आँच नहीं होती कहीं भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और अब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है अपने चहीते नेता को चुनने का और फिर एक मनपसंद सरकार बनाने का। लेकिन जीत का ताज किसके सर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से खैर मकदम करता हूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान है। आपका हिंदुस्तान लाइव पे स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि टाइम तो बहुत वक्त अब कम रह गया, लेकिन नॉमिनेशन के वक्त से मैं शुरू करूंगा। उससे पहले के इंटरव्यू तमाम आपसे ही शुरू हुए। चौधरी ज़ुबैर अहमद जिस वक्त अपने परिवार समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उस वक्त आप भी आम आदमी पार्टी में ही थे जी। उसके बाद आपने जैसे ही देखा कि अब वालिद भी, बेटे भी, बहू भी सब उसमें आ गए, तो आपने वो पार्टी पकड़ी जिसमें वो पहले थे। नॉमिनेशन बहुत खामोशी के साथ में, बिना किसी ढोल नगाड़े गाने बाजे के साथ किया। वजह क्या है? शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, आपने क्यों नहीं? सर, सादगी मुझे तो पसंद है, और ढोल नगाड़े वहाँ बजा कर जाना, लोगों को परेशान करना और पूरा ट्रैफिक को ख़राब कर देना, ये नहीं समझता था मैं ठीक है। तो इसलिए नॉमिनेशन बहुत सुकून के साथ, खामोशी के साथ करके आया। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अब मुद्दे क्या हैं, मामलात क्या हैं और किस तरह से आपको लगता है कि चुनाव में जनता आपको चुने, क्यों वोट दे अब्दुल रहमान को? देखिए, ये तो इलाके की जनता बताएगी इसका जवाब तो आपको। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के लिए काम किया है। प्रचार प्रसार उन कामों के मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, और करता भी नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। क्यों? बस मुझे लगता है कि जिस काम के लिए लोगों ने मुझे चुना है वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। यानी जितने जितने चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, काउंटडाउन जो शुरू हो चुका, उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आप में देख रहा हूँ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि फ़र्क ये है कि एक तरफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं जिन्होंने हमेशा कब्रिस्तान बेचे हैं, और एक तरफ जनता के सामने वो है जो उनके लिए कब्रिस्तान लेकर के आ रहा है। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मतलब कब्रिस्तान बेचे हैं, खरीदे हैं, ये क्या बात होती है? मैंने अमानत भाई की वीडियो कहें तो मैं आपको शेयर कर देता हूं। अमानत भाई ने बेसाख्ता कहा 284 करोड़ रुपए का घोटाला। मतीन अहमद जो कांग्रेस के थे उस टाइम, उन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके पर 284 करोड़ का इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने लगाया था, और कहा था कि सेलेक्ट सिटी मॉल जो बना हुआ है उस ज़मीन को उन्होंने उसको दिया था, कब्रिस्तान की वो ज़मीन थी। और दूसरी तरफ आपका ये भाई अपने इलाके की परेशानी को देखते हुए डीडीए से बराबर कोशिशें कर के, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्द इलाके को, सीलमपुर की आवाम के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए 2 कब्रिस्तान मिलने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। एक आखिरी टेबल पर फाइल है। किसकी लैंड है? ज़मीन किसकी है? डीडीए की लैंड है। अच्छा। और डीडीए से लीज हो रही है एमसीडी को कब्रिस्तान के लिए। उसके तमाम लेटर्स वगैरह सब कुछ मेरे पास हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, अल्लाह जल्द कामयाबी भी देगा और हमारे इलाके के लोगों को उसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा।
फरहान साहब, मुद्दे क्या हैं? मैं आपसे ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। ये मुद्दे अब वो नहीं हैं जो 2024 में अभी जो साल गया है उस वक्त के, ये 2025 है और चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुद्दे क्या हैं, जनता क्या अपेक्षा आपसे कर रही है, और कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते थे, क्यों नहीं किए? बेहतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरा आम आदमी से आपका समझ है और लोगों की समझ थी अब से पहले कि मेरा टिकट कटा, लेकिन मेरा टिकट तो 2 साल पहले कट चुका था। जब मुझे इलाके की सीलमपुर की आवाम ने चुनाव जिता करके वहाँ भेजा, तो किसी भी इलाके की आवाम जब किसी को चुनाव जिताती है तो वो समझती है कि ये हमारी आवाज़ बनकर विधानसभा में बोलेगा, हमारे कामों को लड़ेगा, हमारे कामों को लेकर। और मैंने वो किया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक स्कूल है गांधी कोएड स्कूल, जिसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, जिसमें लगभग 4000 बच्चे कभी पढ़ा करते थे। हमने उस स्कूल को शिफ्ट किया पीली बिल्डिंग स्कूल में और 26 करोड़ रुपए का टेंडर कराया उसको बनाने के लिए, लेकिन बच्चे 1688 बचे थे उस वक्त जब हमने शिफ्ट किया। आज वो बच्चे 500 से भी कम रह गए वहाँ। तो इस बात को लेकर के मैं बराबर मनीष जी से मिलता रहा, आतिशी जी से मिलता रहा। आतिशी जी ने कई बार मीटिंग अरेंज की और मुख्यमंत्री से भी मिला, आश्वासन देते रहे। जब वो इस काम को नहीं करा पाए तो मैंने 280 पर क्वेश्चन लगा। मैंने फिर विधानसभा में बोला और मैंने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली की सरकार शिक्षा को लेकर ढंढोरा पीटती है और दूसरी तरफ हमारी सीलमपुर विधानसभा का एक स्कूल जो बेचारगी की जिंदगी जी रहा है। जब मैंने वो बोला विधानसभा के अंदर तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने बुलाया और बुला करके मुझसे कहा कि आप इस तरह बोलते हो सरकार के खिलाफ तो इसका गलत असर जाता और विरोधी इसका उठाते हैं मुद्दा। तो फिर यही रहा अस्पताल को लेकर। मैंने कहा यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ सीटी स्कैन नहीं है, यहाँ एमआरआई नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ नर्सेज की कमी है। तो इतने टाइम आप विधायक रहे, क्यों नहीं करवा पाए? मेरा यही तो सवाल है आपसे। जग परवेज चंद अस्पताल आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वो यही कह रहे हैं चौधरी जुबैर कि उस हॉस्पिटल को मुझे सही कराना है। हालांकि मेरा सवाल ये था उनसे भी कि आपके जो फादर हैं चौधरी मतीन अहमद, वो तो लगातार 5 बार चुनाव लड़े हैं, यहाँ से जीतते आए हैं, तब क्यों नहीं किया गया? और इतने ही टाइम अगर मैं कहूँ 10 साल में आप क्यों नहीं करा पाए? सर आप मुझे मौका देंगे तो बताऊंगा जी। मैंने कहा पहली बात तो मुझे 10 साल का नहीं, मुझे 2.5 साल का मौका मिला। 5 साल के लिए मैं विधायक बना, जस्ट दंगे हुए दिल्ली के, फिर कोरोना आ गया, कुछ काम नहीं हो पाया, तो 2.5 साल इसमें गया। 2.5 साल तक मैं विधायक रहा सही मायने में। और 2.5 साल में जब मेरे बार बार आवाज़ उठाने पर विधानसभा में 3-3, 4-4 बार बोलने पर भी नहीं हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि 70 विधायकों में कोई नहीं बोलता, सिर्फ तू अकेला है जो बोलेगा ऐसे। तो मैंने कहा मैं तो बोलूँगा, चुप तो रहने वाला हूँ नहीं। बल्कि मैंने उनको शेर के माध्यम से कहा था, सुना करके मैंने उन्हें कहा था कि एक शेर कह दूँ अरविंद जी सीएम साहब, तो उन्होंने कहा सुना। तो मैंने सुनाया था कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन, और सच बयां करना ज़रूरी है बहुत, और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। नाराज़गी उनकी थी और मुझे लगा था मेरा टिकट तभी कट। ये शेर आपने कभी भी मीडिया को, हम लोगों को पहले तो नहीं सुनाया और उस वक्त में तो आपने नहीं कहा। आज लब खोलेगा कौन और बोलेगा कौन, ये इसलिए कि आज आपके गले में अब दूसरा पटका आ गया, दूसरी पार्टी आ गई, तो अब आप सब ये सारी बात बता रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं आपने हिम्मत की थी बोलने की? अब्दुल रहमान फरहान भाई, हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त पर चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको लगता है कि हर चीज़ हर वक्त बोलनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ नहीं, वक्त पर चीज़ें, मतलब वो सही वक्त नहीं था। वक्त पर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कहना भी सुनना भी। और फरहान भाई, मुझे बिल्कुल भी आपके सवालों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। और आप मुझसे 1000 सवाल पूछिए, क्योंकि जहाँ सच्चाई होगी वहाँ घबराहट नहीं होगी। नहीं तो कौन घबराता है हमारे सवाल से? कोई नहीं घबराता सवालों से। और जब मुझे लगा कि ये सब हो रहा है, तो वो जो मैं सरकार में रह के, और वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार, एक डिक्टेटर की सरकार में रह के जो नहीं करा सका, मैं इतनी ताकत रखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो ताकत मैं अपने इलाके में नहीं दिखाता, लेकिन विधानसभा में इतनी रखता हूँ कि मैं उनसे बनवाना भी जानता हूँ
और मैं उस काम को कराना भी जानता हूँ और करा के दिखाऊंगा। और पहली प्रायोरिटी रहेगी इस इलाके में लानत जैसे सीवर डाले हुए हैं उनको बदलवाना और पूरी तरह से उनको दूसरी लाइनें डालकर चालू करना, और जहाँ भी गंदे पानी की शिकायत है उन लाइनों को भी डालना। आज सीवर बह रहे हैं, कभी भी देखिए तो कभी किसी गली में कभी किसी गली में, आज ओवरफ्लो हो रहा है नालियों का, इन सब का बहुत बुरा हाल हो रहा है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सीवर की, इन तीनों को लेकर के आपने कहा कि 5 साल में मुझे 2.5 साल का काम का मौका मिला, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि वो 2.5 साल बहुत कम रहे आपके बकौल आपकी, जबकि वो 5 साल ही थे? क्या आप नहीं कर पाए पूरी तरह से सीवर का काम, नाली का काम और पानी का काम? ये तो आप भी बेहतर समझते हैं भाई फरहान के 2.5 साल दंगे और कोरोना में किस तरह चला गया। पूरी दुनिया एक तरह से रुक गई थी, पूरी दुनिया। तो उसमें मैं अकेला क्या करता या कोई भी क्या करता, पूरी दुनिया रुकी हुई थी। तो 2.5 साल का ही मौका मिला, और उस 2.5 साल में मैं आपको बता दूं कि आप जो कह रहे हैं सीवर आज उबल रहे हैं, जिस दिन से मैंने इस्तीफ़ा दिया है आम आदमी पार्टी से, उस दिन के बाद आप तमाम आवाम से पता कर लीजिए, इस तरह जगह जगह सीवर उबलने लगे। मेरे घर के सामने ये हालत है कि मैं 3 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई आने को राज़ी नहीं है। और हद तो यहाँ तक हो गई कि मटके वाली गली को साफ़ करने गए तो मटके वाली गली 3-3 दिन में साफ़ हो रही, उसके अंदर तकिए घुसे निकले। लाइन में तकिए का क्या मतलब, कहाँ से आ गया? लाइन के अंदर कट्टा जिसमें कतरनें भरी हुई थी, वो कहाँ से आ गया? तो ये साजिश है किसी ना किसी की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके चोक कराया जा रहा है, नालियों को, सीवर्स को तकिए और कट्टा और ये सब कपड़ा डाल करके बंद किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इस वक्त जिस तरह से अब्दुल रहमान लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नाली में से तकिए का मिलना, यानी जो पिलोज होते हैं, तकिए का मिलना, गद्दे का मिलना, और बड़ी अजीब सी बात है ये। मैंने नाली में से नहीं कहा फरहान भाई, मैंने सीवर की लाइन के अंदर से जो चौक हो बैरल गई, में। हाँ बैरल में, उसके अंदर से तकिए का निकलना, उसके अंदर से जो है कट्टे का निकलना जिसमें कतरनें भरी हुई हैं, तो वो कहाँ से आ गया उसके अंदर? देखिए सबसे बड़ी बात कि जब से यहाँ काउंसलर चौधरी ज़ुबैर की वाइफ बनी और चौधरी ज़ुबैर बने, तभी से नालियों को काट काट कर सीवर में डाल दिया गया। लेकिन मैनेज चल रहा था, कंप्लेंट होती थी, ठीक हो जाती थी, लेकिन आज तो कंप्लेंट भी नहीं हो रही हैं। और एक बार इनको बुला करके अरविंद केजरीवाल जी ने झंडेवालान में जल बोर्ड में इनकी मीटिंग कराई, लेकिन पता नहीं इनकी भी नहीं सुन रहे। जल बोर्ड वाले जगह जगह ओवरफ्लो हैं, पूरी विधानसभा को इन्होंने नर्क सा बना दिया है जल बोर्ड वालों ने। क्यों नहीं काम कर रहे हैं नहीं पता। अब चूंकि इस्तीफा देने के बाद तो मेरा भी इतना अधिकार नहीं बचा। नहीं तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे? मैंने चौधरी ज़ुबैर से कहा था कि क्या आपके वालिद ने, जिन्होंने इतना टाइम बिताया है, 5 मरतबा वो विधायक बने, सब कुछ हुआ, उस वक्त में क्यों वो सीलमपुर को सिंगापुर नहीं बना पाए, है ना? आज आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ और ये पूछना चाहता हूँ रहमान साहब, आप जीत जाएंगे कांग्रेस पार्टी से तो आप क्या सीलमपुर को स्विट्जरलैंड बना देंगे? देखिए ना, जब कोई सुन ही नहीं रहा। ना मैं स्विट्ज़रलैंड बनाने की ताकत रखता हूँ और ना मैं सिंगापुर बनाने की ताकत रखता हूँ, और सिंगापुर मैंने और स्विट्ज़रलैंड मैंने आज तक देखा भी नहीं है। नहीं, जिस पार्टी में आप पहले थे उसके मुखिया तो कहते थे मैं पेरिस और लंदन बनाऊंगा। नहीं, वो क्या कहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गांव में पैदा हुआ, दिल्ली आके रहा, और बस दिल्ली का मुझे पता है, इसके बाहर मैंने कुछ देखा नहीं। और इतनी हैसियत भी नहीं हुई कि मैं बहुत ज़्यादा मुल्क घूमता या कहीं चला जाता, इतना पैसा भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि उनके पास तो अल्लाह का शुक्र है 100 मुल्क घूमे हैं, उनको बहुत तजर्बे होंगे, क्योंकि वालिद दूध बेचते थे और फिर छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। आज वो 100 मुल्क घूम रहे हैं, आज करोड़ों की संपत्तियां हैं उनकी। तो ये आई कहाँ से? या तो ये पैसा वही वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच कर आया है, या तो ये पैसा वही कब्रिस्तान बेच करके आया है उनके पास, या फिर कहाँ से आया? ऐसा कौन सा कारोबार उन्होंने किया? मेरा फंड अपना MLA लेड कोई वापस नहीं हुआ। एक्स्ट्रा पैसा जो मैं लेकर के आया था उसमें वो पैसा तो वो भी तो लग सकता था इलाके में। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा इतना ज़्यादा ले आया था। अभी 33 करोड़ रुपया तो मैंने MCD को दिया है रिसेंट, 33 करोड़। आप लगा लीजिए 28 करोड़ 3 वार्ड पर है, गौतमपुरी, सीलमपुर और चौहान बागर की गलियां, और बाकी कामों के लिए 28 करोड़ और 5 करोड़ रुपए मौजपुर वार्ड को दिया है। इसके अलावा अभी मस्जिदों में वो लगने हैं वाटर कूलर, उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है। और
अल्लाह आपका भला करे, ट्राईसाइकिल जो विकलांगों को दी जाने उसके लिए पैसा दिया हुआ है। और मेरे अपने भी कुछ काम लगे हुए हैं, एक लाइब्रेरी और एक क्या बोलते हैं उसको, चौपाल और लाइब्रेरी बननी है, उसके लिए पैसा दिया हुआ है सीलमपुर में। और बहुत सारे कामों का पैसा है, लगभग मेरे ख्याल से 45 करोड़ के आसपास तो मेरा अभी काम जो लगे हैं। तो वो कब अमल में आएगा सब? टेंडर होते जा रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं सबके बारी बारी से, कई कामों के टेंडर हो चुके हैं। ट्राईसाइकिल का टेंडर हो चुका है, एमसीडी के भी कई टेंडर हो चुके हैं, 2 पुलिये बननी है, कुछ गलियां बननी है, उनके टेंडर हो चुके हैं और काम तो बदस्तूर चल रहे हैं। अभी एक जो परेशानी यहाँ सीवर की आ रही है इलाके में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पाइप बहुत छोटे छोटे डाले गए, 8-8, 6-6 इंची के पाइप हैं जो उन्हीं के वालिद ने डाले थे। उनको ये पता ही नहीं था बेचारों को कि यहाँ की आबादी भी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की ज़रूरत भी होगी, और जब कोई आकर के इनको चालू कराएगा तो दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। 489 जगह ऐसी हैं जहाँ सीवर का पाइप ही नहीं था जो हमने डाला है, सिर्फ मैन हॉल बने हुए थे, पाइप नहीं था बीच में। और ख़ुद चौधरी मतीन अहमद साहब, उनके घर से शटर के आगे से लेकर नूरानी मस्जिद तक और नूरानी मस्जिद से 184 फीट ब्रह्मपुरी रोड की तरफ पाइप ही नहीं था सीवर का, वो भी हमने डाला है। चुनाव अल्लाह की मर्जी रही और चुनाव जीत कर आए तो पूरे इलाके में जहां भी दुश्वारी है वहां के पाइप बदलकर बड़ी लाइन डालेंगे इंशाल्लाह। आपने अपना इस्तीफ़ा और बाकायदा मेरे लाइव में जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की थी, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, तो उसमें 2 इस्तीफ़े के अपने लेटर हेड दिखाए थे। आप पर आरोप ये है कि अगर आपने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा और दूसरा आम आदमी पार्टी से जब आपने विधानसभा स्पीकर को दिया था, आपने विधायकी इस्तीफ़ा दे करके दिखाया, ये आप पर आरोप लगाया गया है चौधरी ज़ुबैर की तरफ से। तो जब विधायकी से आपने इस्तीफ़ा दिया तो विधायक का ऑफिस खाली होता, ये सब कुछ होता, ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है। ये अधिकार उनका नहीं है, ये अधिकार, क्योंकि वो तो एमएलए भी नहीं है, एमएलए बनने के बाद भी उनका अधिकार नहीं है कि वो ऑफिस पे आ जाएं। उसका रूल बताइए। मैं बताता हूँ, उनको पीडब्ल्यूडी जाना पड़ेगा, विधानसभा में कहना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी को मुझे नोटिस देना होगा ऑफिस खाली करने के लिए। तो इस्तीफा दे चुके ना आप? हाँ, मैंने दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो वो आप खाली ऐसे नहीं करेंगे? नहीं, मैं खाली करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई विधायक नहीं है अभी तक, कुछ है नहीं, तो जब विधानसभा वो कैसे सोचते हैं कि वो विधायक बनेंगे? सीलमपुर की आवाम उनको पसंद करेगी, जिन्होंने सीलमपुर के लोगों को सिर्फ ठगा हो, मौलाना साद साहब के नाम पर, मरकज के नाम पर, दिल्ली दंगे के नाम पर, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताकर और मौलाना साद साहब दंगा और शराब का विक्रेता बताकर, एक के साथ एक बोतल फ्री वाला बताकर सिर्फ दिल्ली की जनता का वोट लिया, चौहान बांगर की, और ले करके वो उसी पार्टी में शामिल हो गए, जनता को ठग करके, जिस पार्टी के लिए खिलाफ उन्हें वोट मिला था। लोग सिर्फ कांग्रेस को दिल में बसा बैठे हैं, कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। जो मुखौटा अरविंद केजरीवाल ने लगाकर मुसलमानों का वोट ठगा था, वो मुखौटा उतर चुका है और उसका आरएसएस वाला चेहरा लोगों के सामने आ गया है। वही है आदमी। आप देख लीजिए, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक बाप के 2 बेटे हों, बड़ा बेटा कोई गलती कर दे छोटे बेटे के साथ, उसका मोबाइल तोड़ दे, उसके पैसे छीन ले, कुछ कर ले, वो शिकायत किससे करेगा? अपने बाप से। आप देखिए, अभी प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में पैसे बांटे तो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी किसको लिखी? मोहन भागवत को। मोहन भागवत को लिखा, पापा पापा ये बड़ा भैया पैसे बांट रहा है। क्यों? चुनाव आयोग जाके कंप्लेंट करते, पुलिस कमिश्नर के पास जाके एफआईआर कराते उसकी। मोहन भागवत को क्यों लिखी? क्योंकि आप एक ही पेड़ की शाखा हो, मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, छोटे बड़े भाई हैं, दोनों आरएसएस के पिट्ठू हैं। वक्त की बात होती है, जब कोई पार्टी बहुत ज़्यादा सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और कोई ठग आ जाता है बीच में, ऐसे लुभावने वादे करके। आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी के बेटे को बिगाड़ना हो ना, कोई दुश्मन हो आपका, तो उसको कुछ कहिए मत, मारिए मत, पीटिए मत, उसको फ्री की आदत डाल दीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, उसको बिगाड़ दीजिए। वही अरविंद केजरीवाल ने करना शुरू किया। लेकिन जो समझदार आदमी होगा, किसी को बनाना चाहेगा तो वो उसको टॉफियाँ नहीं देगा,
वो उसका कारोबार सही करेगा ताकि वो तरक्की करे। जैसे अगर किसी का बनाना चाहते हो तो उसको 10,000 रुपये फ्री में मत दो, वो खा के फिर कल हाथ फैलाएगा। उसको 10,000 रुपये में एक ठेला खरीद दो, फल खरीद दो, भैया रोजाना बेचो, रोजाना लाओ, कमाओ, बच्चों को खिलाओ, हमेशा हमेशा मतलब काम करो, मेहनत की आदत डालो, फिर खाओ। आदत डालो। और कांग्रेस के जमाने में हमेशा कारोबार चले हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आई हैं, खुशहाली रहती है। जब जब जहां जहां कांग्रेस रही वहां वहां खुशहाली रही। मैं कहना चाहता हूं आपसे, उन्होंने 2100 करे, आप 2500 कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम करोड़ तक की संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का इलाज कराएंगे 60 इयर्स एंड अबव, तो आप लोगों ने 25 लाख तक का कर दिया। आप लोगों ने 8,500 का ऐलान कर दिया। आप लोगों ने 300 से उनके 200 यूनिट आपने 300 से का ऐलान कर दिया फ्री देने का। तो ये मैं बता वो देता तो हूं। शुरुआत तो वो कर रहे हैं जनाब, भाई, वो इंजन है, आप तो डब्बे की तरह काम कर रहे हैं। फरहान भाई, आपने सवाल किया है, जवाब लीजिए ना आपने सवाल। नहीं, जवाब दीजिए। देखिए, हमने अगर कहा कि हम 8,500 देंगे उन बच्चों को जिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, नौकरियां देना सरकार का काम है। नहीं तो आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। जब उन बच्चों को 8,500 मिलते रहेंगे, आप कह रहे हैं कि फ्री के किसी का बच्चा बिगाड़ना हो, अभी कहा है ना, आप लोग भी सुन रहे हैं कि किसी के बच्चे को अगर बिगाड़ना हो तो उसको कुछ मत दो, फ्री का झुनझुना दे दो ताकि वो बजाता रहे। फिर सवाल बदल गया आपका, आपने सुना नहीं, पहले तो सुन लीजिए। मैंने कहा हमने जो बेरोजगारी भत्ता उन बच्चों को जो बच्चे नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे। फिर क्यों पाएंगे नौकरी? पूरी बात अब्दुल रहमान साहब, नौकरी क्यों पाएंगे वो फिर जब उन्हें 8,500 बैठे बिठाए मिलेंगे? 8,500 रुपए में किसका गुजारा होता है? हो जाता है नहीं गुजारा सर, ऐसा करने नहीं वालों है। जो बच्चे MBA कर चुके, BBA कर चुके, जो बच्चे इंजीनियर बन चुके, 8,500 गवर्नमेंट की प्राइम जिम्मेदारी है कि उस प्रदेश के बच्चों को नौकरियां देना, उनको नौकरियों पर लगाना। और कांग्रेस की प्योरिटी पर होगा, कांग्रेस की गारंटी यह है कि जब तक हम उनको नौकरी पर नहीं लगा देंगे तो तक पैसे उनको देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो किसी गलत उसमें ना पड़े। बेरोजगारी रेवड़ी देंगे सर, रेवड़ी नहीं है, ताकि किसी गलत उसमें ना रेवड़ी नहीं है, रेवड़ा है ये। सर आप समझ लीजिए। 2100 2500, लेकिन ये तो बहुत लंबा आप लोगों ने दांव मार दिया। 8,500 रेवड़ा नहीं, रेवड़ा नहीं है ये है कि पढ़ लिख कर वो किसी गलत उसमें ना पड़ जाए, वो कहीं किसी गलत रास्ते पे ना चल निकले, इसलिए बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि प्राइम जिम्मेदारी बनी रहे गवर्नमेंट की कि उसको नौकरी पर लगाना है। और कांग्रेस की प्राइम जिम्मेदारी रहेगी कि आने के बाद उनको नौकरियां मुहैया कराए, किसी भी शोबे में, किसी भी जुमरे में जहां के लायक हैं वहां उनको नौकरियां दे। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और कांग्रेस हमेशा देती आई है। और रही बात देती आई है, यानी रेवड़ी की शुरुआत जो है, रेवड़ी की शुरुआत जो है, नहीं देखिए, नहीं, ये रेवड़ी की शुरुआत तो ये शब्द शीला दीक्षित के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में हो गई थी, जब सबसे पहले बुजुर्गों की पेंशन शुरू की गई थी, महिलाओं को वजीफा दिया गया। वो कहां से हुआ? आप देखिए, महिलाओं को वजीफा पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। विधवा पेंशन, सब सुनिए, विधवा पेंशन पूरी दुनिया में दी जाती है, हमने भी दी है। और बुजुर्गों को पेंशन पूरी दुनिया में दी जाती है, हमने भी दी है। आप बात करें तो हम उस जमाने में जब शीला जी का जमाना था, सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, 384 रुपए का सिलेंडर मिलता था। अब तो आप 500 का देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, अब तो आप 500 का देंगे। सुन तो लीजिए सर, हम 500 का ही नहीं देंगे, हम 500 का सिलेंडर देंगे, तेल चावल साथ चीनी में भी देंगे, एक किट भी देंगे। तेल चावल चीनी भी देंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वोटर्स, खास तौर से सीलमपुर के अवाम, कांग्रेस ने अब जब आम आदमी पार्टी ने अपनी छड़ी लगाई है वादों की और आप लोगों को घर घर तक ये पहुंचाने की कि हम ये देंगे वो देंगे, आम आदमी पार्टी ने, तो फिर कांग्रेस ने अब आपको सिलेंडर के साथ 500 रुपए का सिलेंडर और साथ में क्या क्या, तेल भी देंगे, चावल भी देंगे, चीनी भी देंगे। जनाब, ये रेवड़ा रेवड़ी जो चल रही है ना, देखिए सुनिए, जनता बड़ी समझदार है। आप समझ लीजिए फरहान भाई, हम वहीं लौट करके आ रहे हैं जहां शीला जी का जमाना था, सिलेंडर पर सब्सिडी देते थे। हम क्या कर रहे हैं आप वो समझिए, हम वही दे रहे हैं जो शीला जी दे रही थी, लोगों को सहूलत है। हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे, फ्री नहीं दे रहे, हम सब्सिडी दे करके उनके सिलेंडर की कीमतों को हम टैक्सेस घटा लेंगे, उनको फैज पहुंचाने के लिए। अब आप दूसरी बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने कभी रेवड़ियां नहीं बांटी, ने कांग्रेस ने लोगों की सहायता की। और जो आपने मेरा इंटरव्यू किया था फरहान भाई, तो शायद चौधरी जुबैर आम आदमी पार्टी में आ चुके थे। जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने उनका स्वागत किया था पार्टी में आने के लिए। लेकिन जिस दिन नरेश यादव को सजा हुई और वो छूट करके आया
और आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसका स्वागत किया और उसको माला पहनाई और उसको मिठाइयाँ खिलाई। मैंने उसी दिन इस्तीफा दिया था, आपको इंटरव्यू भी दिया था और इस्तीफा भी दिया था। वो बात बर्दाश्त नहीं कर सका मैं। सारी चीज़ें बर्दाश्त थी लेकिन कुरान की बेत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने अपना वक्त दिया और तमाम सवालात का, तमाम मुद्दों का बड़े मुखर होकर के जवाब दिया। अब जनता को देखना होगा। आज अब्दुल रहमान जिन मुद्दों को, जिन मसलों को उठा रहे हैं, ये उस वक्त में नहीं बोल पाए। इन्होंने कहा कि वक्त आने पर ही बोला जाता है। चाहे मौलाना साद का, मरकज़ का, कोरोना का, दंगे का, पंगे का, जो भी कुछ मसले और मुद्दे इन्होंने इस वक्त उठाए हिंदुस्तान लाइव पर। आपने वो कर लिया, रह गई मेरी एक बात। आपने ये कहा कि मैं बोल नहीं पाया। मैं बेसाख्ता दिल्ली दंगों को लेकर विधानसभा में बोला हूं, चाहे तो वीडियो शेयर कर देता हूं, और ऐसा बोला हूं किसी विधायक की हिम्मत नहीं एक की भी बोलने की। नहीं, मैं, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे, जो मामला जिनको लेकर के आपको बोलना था, आपने कहा कि उस वक्त में वक्त का इंतजार मैं कर रहा था, वो वक्त अब आया है तो मैं बोल रहा हूं। दंगों को लेकर के आप जो कुछ बोले, मैं भी विधानसभा कवर करता था, मैं भी सब कुछ जानता हूं, क्या बोले क्या नहीं बोले, ये सब कुछ है। लेकिन जब तक कोई इंसान किसी पार्टी से जुड़ा होता है, ख़ासतौर से कोई उसका रहनुमा, कोई उसका लीडर, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि लीडरशिप का बड़ा सवाल होता है। अब्दुल रहमान कहते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, 5 साल में से 2.5 साल मैंने काम किया है। अगर जनता को लगता है कि मैंने उनके लिए काम किया और 2.5 साल कोरोना में, दंगों में, CA-NRC आंदोलन में और इस सब में चला गया, तो अगर लगता है मैंने काम किया, मुझे वोट दें, नहीं तो ना दें। इनका एक बात और साफ तौर पर कहना है कि जनता ने मन बना लिया कि वो कांग्रेस को हाथ के निशान पर मोहर लगा करके जिताएगी। बहुत देखना दिलचस्प होगा आने वाले टाइम में। बहुत कम वक्त रह गया कि ये चुनाव जो है, यानी जीत का ऊंट किस रुख बैठेगा, और अब्दुल रहमान को सिलमपुर की आवाम, यहाँ की जनता, क्या वाकई जीत का ताज पहनाएगी, या फिर जनता के मन में कुछ और है जो लोग दिल में दबाए और समाये बैठे हैं। आप लोग हमारे साथ सिलमपुर से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आगाज़ है ये, अंजाम देखिए क्या होगा। थैंक यू फॉर नाउ।